सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में बात किए थे, जिसमें कई पार्ट में हम इस पर बात किए थे कि मूल अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर बात किए थे कि भारत में मूल अधिकार की कैसे विकास हुआ, विश्व में कैसे हुआ, और जितने भी संविधान के द्वारा दिया गया मूल अधिकार है उन सारे मूल अधिकारों पर मैंने चर्चा किया था। और एक बचा हुआ मूल अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? संवैधानिक उपचार का मतलब होता है कि संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। रिट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदेश जारी करना। और हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा तक उन्होंने इसे कह दिया है। और बात करेंगे अब हम लोग कि कितने रिट हैं और कौन कौन से रिट न्यायिक रिट हैं और किस वक्त कौन सा रिट जारी किया जाता है। मूलतः 5 रिट हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इन 5 रिटों में से 2 रिट प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रिट है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन एक न्यायिक रिट है तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक न्यायिक रिट है। इसका मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये दोनों रिट जारी करती है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसीलिए इसको न्यायिक रिट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट तब जारी किया जाता है जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करते हैं और बिना कोई कारण बताए बहुत दिनों तक उसे कारावास में रखते हैं, तब न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी करके उस अधिकारी से पूछती है कि बताओ किस कानून के तहत या किस अपराध के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। और यदि न्यायालय को यह लगता है कि यह गिरफ्तारी अवैध है तो तत्क्षण इस रिट के तहत उस आदमी को, बंदी को छोड़ देने का आदेश देती है। उसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी बंदी के विरुद्ध, बंदी के सुरक्षा हेतु जारी करने वाला रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश रिट तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं करता है। यानी कर्तव्य परायणता, यानी जब कोई अधिकारी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हों और वैसे कर्तव्य को रोकने के लिए, वैसे कार्य को रोकने, यानी इसको यह कहा जाए अवैध कार्य को रोकने के लिए जो रिट जारी किया जाता है उसको कहा जाता है परमादेश। लेकिन ये एक ऐसा रिट है जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किए जा सकते हैं। ये परमादेश, यानी इसका इस उद्देश्य ही होता है अवैध कार्य को रोकना। तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तब जारी किया जाता है जब कोई लोक पदाधिकारी या प्राधिकारी अपने यानी बिना कोई अधिकार का जब उस अधिकार का प्रयोग करने लगते हैं तब उनसे रिट जारी करके पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत उस कुर्सी पर बैठे हैं या किस अधिकार के तहत कार्य कर रहे हैं। यानी यह कहा जाए अवैध अधिकार के तहत अगर कोई अधिकारी
अपने पद पर बने हैं तो उसे रोकना। और इसीलिए अधिकार परीक्षा एक ऐसा रिट है जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा रिट है जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। यानी इस रिट के तहत उनके पूरे अधिकार का ब्यौरा ली जाती है और तत्क्षण उनको अपने पद से छोड़ देने को आदेश देती है। इसलिए इसको कहा गया है अधिकार परीक्षा और पोस्टमार्टम। अब ये दोनों प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक न्यायिक रीत है। न्यायिक रीत का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये रीट जारी करती है। दोनों में अंतर क्या है? प्रतिषेध का रीट जब न्यायालय में कार्रवाई चल रही होती है तब जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण जब न्यायालय की कार्रवाई पूरी हो जाती है तब जारी किया जाता है। प्रतिषेध का रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन करते हैं। अपने अधिकार क्षेत्रों का जब उल्लंघन करते हैं तब वैसे स्थिति में उस न्यायालय को पूछा जाता है क्या आप जो काम कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, और तब तत्क्षण उनको ऐसे कार्य करने से रोका जाता है। उत्प्रेषण रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देती है आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं तत्क्षण उस मुकदमे को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दें और ताकि उसका न्यायिक निर्णय किया जा सके। इसके लिए जो रिट जारी किया जाता है उसको कहा जाता है उत्प्रेषण। जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिषेध का रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय की कार्रवाई चल रही हो, और उत्प्रेषण का रिट जारी किया जाता है जब न्यायालय में कार्रवाई पूर्ण हो गई हो तब जारी किया जाता है। यही दोनों में यही 5 रिट है। अब हम लोग कुछ और बात करेंगे मूल अधिकार से जुड़ा हुआ। जितने भी मूल अधिकार हैं वह सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को दिया गया है। तो हम लोग ये जानें कि ऐसा कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 15(2) में, अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया मूल अधिकार है। और एक और मूल अधिकार है अनुच्छेद 17। ठीक है, सबसे पहला 15(2), दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 4 ऐसे मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया। अब वो समझा जाए कैसे दिया गया है। 15(2) में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग करने से रोक नहीं सकते हैं। पहले ज़मानों में किसी स्नान घाट में या कुआं पर, मंदिर में जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनको जाने से रोका जाता था। यह काम कौन करते हैं? एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध, सरकार नहीं करती है। और ऐसे मूल अधिकार को कहा गया व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत कौन कर लगते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करते हैं। एक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ जाति या श्रेष्ठ कुल में मानते हैं और दूसरे को निम्न कुल के मानते हैं, निम्न जाति से, और उनसे छुआछूत का बर्ताव करते हैं। ये काम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। सरकार ऐसा भेदभाव नहीं करती है कोई योजना बनाने में। इसलिए इस मूल अधिकार को कहा गया है व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति का अधिकार। तीसरा है तीसरा है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब मानव तस्करी करना, या समाज में कुप्रथा चली आ रही है, वेश्यावृत्ति की प्रथा, दास प्रथा, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता था पहले देवदासी प्रथा। इन सारे चीज़ों पर प्रतिबंध ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही आते हैं। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुर्व्यापार करते हैं, बंधुआ मजदूरी बनाते हैं, ये सब अनुच्छेद 23 में ही आता है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को
किसी खतरनाक काम से रोका जाना, यह काम कौन करते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, जैसे कालीन उद्योग में या फिर पटाखा उद्योग में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा बाल मजदूर के रूप में काम कराया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 24 का ये उल्लंघन है। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक का मतलब होता है भारतीय नागरिक, जो उनको की संविधान के द्वारा दिया गया है, और विदेशी का मतलब होता है सभी व्यक्ति, उनको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। इसके अलावे अगर कोई अधिकार है तो वो विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। अब ये जाने कि कौन कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 15, यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की जो भी बातें आती है वह भारतीय नागरिक पर लागू होता है, विदेशियों पर लागू नहीं होता है। 16 में है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब होता है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, जो हमारे देश में केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो हमारे देश में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे केवल भारतीय नागरिकों को है, किसी विदेशी को नहीं, कि वो आकर के हमारे देश में आंदोलन करे या कोई संघ बनाए या किसी भी तरह की वाक अभिव्यक्ति के संबंध में जितने भी मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को हैं। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण उनको दिया जाएगा जो केवल भारतीय नागरिक हैं, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। और साथ साथ अनुच्छेद 30 में कहा गया भारतीय नागरिक, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग जो अपने मनोनुकूल मनपसंद शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकती है और अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकती है, साथ साथ अपने मनपसंद वो उसका प्रशासन कर सकती है, सुरक्षा कर सकती है। ये है अनुच्छेद 30 में। ये जितने भी मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिक, यानी इसके अंतर्गत जो भी मूल अधिकार आता है केवल भारतीय नागरिकों को है। इसके अलावे अन्य जो हैं अधिकार वह विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे समता का अधिकार। अब आते हैं, बात करते हैं कि बच्चों से संबंधित संविधान में ऐसा कौन कौन मूल अधिकार है जिसमें केवल बच्चों को सुरक्षा दी गई है। वो मुख्यतः 3 है। एक सबसे पहला अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि सरकार बच्चों के शिक्षा के लिए शिक्षण संस्था की स्थापना करना, उसके लिए कल्याणकारी कार्य करना ताकि वो सेहतमंद हो, विकसित हो। वैसे बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है वो सब अनुच्छेद 15(3) के तहत किया जाता है। यही 15(3) है जहां महिलाओं को भी सुरक्षा दी गई है, जहां महिला आयोग के गठन की प्रावधान किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार का वर्णन है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त देने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 24 में है कि कारखाना या खान किसी खतरनाक काम में छोटे बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है। यही है अनुच्छेद 24 में। यही हमारा मूल अधिकार था। अब हम लोग एक और बात आपको लास्ट में बता दूं कि हम लोग बात किए थे अनुच्छेद 32 तक, अभी तक 32 तक बात किए हैं, तो फिर 33, 34, 35 तक मूल अधिकार हैं। तो सामान्य भाषा में समझा जाए 33, 34, 35 वह सेना के लिए है, सेना की गतिविधियों के लिए है। और सेना को अधिकार देने के लिए हमारे संसद को अधिकार दिया गया है, वही है 33, 34, 35 में। आज हम लोग मूल अधिकार के सभी बातों पर बातचीत कर लिए, यानी मूल अधिकार का जो भी प्रावधान था वो आज समाप्त हो गए। और अब हम लोग किसी दूसरे क्लास में कुछ नए विषय के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आज का क्लास समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।